जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं विशाल मिश्रा आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी सेंटर में। आज के इस क्लास में हम सभी लोग देखने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2023 ग्रुप E1 बायोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की इस क्लास का सबसे पहला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है। पूछा गया है मधुमक्खी पालन का मुख्य उत्पाद है। 4 विकल्प इस प्रश्न के लिए दिए गए हैं। सबसे पहला विकल्प है मधु, बी ऑप्शन है आपका मोम, सी ऑप्शन है उपर्युक्त ए और बी दोनों, और डी ऑप्शन आप सभी का उपर्युक्त में से कोई नहीं। यहां पर यदि हम बात करें मधुमक्खी पालन का, तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपसे यह पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत मधुमक्खियों का पालन किया जाता है? तो आपको बताना है एपी कल्चर। क्या बताना है? एपी कल्चर। एपी कल्चर क्या है? मधुमक्खियों के पालने से संबंधित बायोलॉजी की ब्रांच है। तो इसमें देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा आप सभी का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त ए और बी दोनों, क्योंकि मधुमक्खी पालन का मुख्य उत्पाद क्या है? मधु भी है और मोम भी है। हम लोग क्या प्राप्त करते हैं? हनी भी प्राप्त करते हैं और वैक्स भी प्राप्त करते हैं। हनी और वैक्स दोनों ही प्राप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न स्क्रीन पर है, ट्रांसजीनी पादपों के ट्रांसजीनिक प्लांट्स के उत्पादन प्रोडक्शन में निम्न में से कौन सा जीवाणु प्रयुक्त होता है? ट्रांसजीनी पादपों के उत्पादन में निम्न में से कौन सा जीवाणु प्रयुक्त होता है? 4 विकल्प स्क्रीन पर है। पहला है ई कोलाई, इसेरिचिया कोलाई कहा जाता है। दूसरा है स्यूडोमोनास, तीसरा है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, डी ऑप्शन आपका एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस। यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ट्रांसजीनी पादपों के उत्पादन में एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस जीवाणु का उपयोग किया जाता है, यही जीवाणु प्रयुक्त होता है। अब देखिए ट्रांसजीनी पादप कैसे होते हैं, तो ये किसी स्पेसिफिक जैसे समझ लीजिए कि ये पेस्ट रेजिस्टेंट होते हैं, ठीक है, कोई कीड़ा नहीं लगे इसमें, थोड़ा सा जीन्स में परिवर्तन कर देते हैं, बाहरी जीन प्रविष्ट करा देते हैं। ऐसे समझिए कि ट्रांसजीनिक प्लांट क्या है? जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है। बात करें इसके एग्जांपल्स की, तो आपने बीटी कॉटन पढ़ा है। बीटी कॉटन क्या है? एक ट्रांसजीनिक प्लांट है। इसी तरह से बीटी टोबैको भी क्या है? आपका एक ट्रांसजीनिक प्लांट है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर देखिए, भारतवर्ष में किसकी सबसे अधिक जातियां हैं? क्या गेहूं की जातियां हैं? क्या मक्के की जातियां हैं? क्या आलू की जातियां हैं? या फिर चावल की जातियां हैं? तो भारतवर्ष में किसकी की जगह पर क्या आपको लगाना है? चावल लगा देना है। भारतवर्ष में चावल की सर्वाधिक जातियां हैं। अब यहीं पर बात करें चावल, तो यह प्राप्त किससे होता है? पैडी से प्राप्त होता है, धान से प्राप्त होता है। तो क्या कहे इसका वानस्पतिक नाम? ओराइजा सेटाइवा। क्या है चावल का वानस्पतिक नाम? ओराइजा सेटाइवा। अब इसकी स्पीशीज की बात करें तो आप लोगों ने सुना होगा बासमती चावल बहुत ही कॉस्टली होता है और खाने में अच्छा होता है। आपने काला नमक चावल सुना होगा, ये यूपी के सिद्धार्थनगर जिले में ओडीओपी सरकार ने लॉन्च किया था। ओडीओपी, ओडीओपी में क्या? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, यानी एक जिला एक उत्पाद योजना। तो एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत यूपी के सिद्धार्थनगर जनपद का जो प्रसिद्ध उत्पाद है वो क्या है भैया? काला नमक है। बड़ा ही सुगंधित चावल होता है ना? कैसा होता है? काला नमक, बड़ा ही सुगंधित चावल होता है। तो ये एक स्पीशीज हो गई। और स्पीशीज की बात करें तो इसमें गोल्डन राइस आपने सुना होगा, राइस 4464 गोल्ड सुना होगा, सोना मंसूरी सुना होगा, सांभा सुना होगा। तो ये सारी जातियां क्या है? चावल की हैं। और चावल की जो जातियां हैं ये भारतवर्ष में सबसे अधिक जातियां पाई जाती हैं। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, भारतवर्ष की प्रमुख धान्य फसल है। अब धान्य देखिए, धान्य क्या है? तत्सम रूप है किसका? धान का। ठीक है, तो धान से क्या निकलता है? कुटाई करने के बाद चावल निकलता है। तो क्या है प्रमुख फसल? चावल है। भारतवर्ष में प्रमुख धान्य फसल क्या है? चावल है। अब यहां देखिए आपको हिंदी की भी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। अब यहां पर तद्भव और तत्सम देखिए दे दिया गया। चलिए अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, निम्नलिखित बीटी फसलों में से कौन सी फसल भारत में किसान द्वारा उगाई जा रही है? 4 बीटी फसलें दी गई हैं, जैसा कि मैंने ऊपर भी आपको एग्जाम्पल कपास का बताया था। तो बीटी कपास,
बीटी बैगन ब्रिंजल या फिर बीटी सोयाबीन या फिर बीटी मेज मक्का। तो निम्नलिखित बीटी फसलों में से कौन सी फसल है जो भारत में किसानों द्वारा उगाई जा रही है? और वो फसल क्या है भैया? केवल और केवल कपास को मंजूरी मिली है, बीटी कपास को क्या किया जा रहा है? उगाया जा रहा है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, पौधे स्वयं को कवकों से बचाने के लिए बनाते हैं। देखिए स्वयं को कवकों से, सिर्फ और सिर्फ कवकों से पूछा है, फंगस से पूछा है और पौधों के विषय में पूछा है कि पौधे स्वयं को यानी खुद को बचाने के लिए किससे? कवकों से क्या बनाते हैं? प्रोटॉक्सिन बनाते हैं, फाइटोएलेक्सिन बनाते हैं, प्रोलैक्टिन्स बनाते हैं या फिर इन सभी का निर्माण करते हैं। तो देखिए यहां पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा, आप सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फाइटोएलेक्सिन ये क्या है? ये एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस होता है, या कह सकते हैं कि फाइटोएलेक्सिन एक केमिकल कंपाउंड होता है जिसको कि पौधे बनाते हैं किससे बचने के लिए? कवकों से बचने के लिए, फंगस से बचने के लिए, फंगस माइक्रोब से बचने के लिए। आते हैं अगले प्रश्न पर। 7वां प्रश्न है, भारतवर्ष में हरित क्रांति किस दौरान हुई? यहां पर 4 दशक विकल्प के रूप में दिए गए हैं। पहला विकल्प है 1960 के दशक में, दूसरा विकल्प है 1970 के दशक में, सी विकल्प है 1980 के दशक में और डी विकल्प है 1950 के दशक में। यहां पे भैया इस प्रश्न का आंसर राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतवर्ष में हरित क्रांति ग्रीन रिवॉल्यूशन किसके दौरान हुई थी? 1970 के डिकेड में हुई थी। ठीक है, डिकेड को क्या कहते हैं अंग्रेजी हिंदी में? दशक कहते हैं, और दशक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डिकेड कहते हैं। यानी 10 वर्ष जब बीत जाता है तो उसको दशक कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, वह कौन सा शैवाल है, वह कौन सा एल्गी है जिसे मानव के लिए खाद्य के रूप में माने खाया जाए, एडिबल के रूप में नियोजित किया जा सकता है? ए ऑप्शन है यूलोथ्रिक्स, बी ऑप्शन है क्लोरेला, सी ऑप्शन है स्पाइरोगाइरा और डी ऑप्शन आपका पॉलीसाइफोनिया। चारों विकल्प में से आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरा क्या है? एक एडिबल एल्गी है। वह कौन सा शैवाल है जिसे मानव के लिए खाद्य के रूप में नियोजित किया जा सकता है? तो क्लोरेला को मानव के लिए खाद्य के रूप में नियोजित किया जा सकता है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है, केंद्रीय गन्ना प्रजनन केंद्र स्थित है। केंद्रीय गन्ना प्रजनन केंद्र स्थित है कहां? नई दिल्ली, शिमला, कोयंबटूर या फिर जैसलमेर में। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय गन्ना प्रजनन केंद्र कहां स्थित है? कोयंबटूर में स्थित है, जो कि जगह कहां का है? तमिलनाडु का है। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न स्क्रीन पर देखिए पूछा गया है, किस विधि द्वारा एक जीन का स्थानांतरण, ठीक है, किस विधि के द्वारा एक जीन का स्थानांतरण, अभी मैंने ऊपर आपको बताया ट्रांसजीनिक प्लांट्स के विषय में, ट्रांसजीनिक प्लांट्स के विषय में, टीपी के विषय में। तो इसमें क्या कहते हैं? बाहरी जीन को प्रविष्ट कराते हैं, जैसे कि किसी पौधे में कीड़ा लग रहा है तो बाद में उसी में परिवर्तन कर देते हैं जीन्स में कि ये कीड़े ना लगे। ठीक है, तो उसी तकनीक में क्या करते हैं कि किस विधि के द्वारा एक जीन का स्थानांतरण दूसरे जीव में किया जाता है? तो वह कौन सी विधि होती है? आनुवंशिक अभियांत्रिकी, जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं, ऊतक संवर्धन या फिर टिश्यू कल्चर कहते हैं, रूपांतरण या फिर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा जीन का स्थानांतरण। जेनेटिक इंजीनियरिंग वही विधि है जिसके अंतर्गत एक जीन का स्थानांतरण दूसरे जीव में कर दिया जाता है। मान लीजिए बेचारा ये एक जीव है और ये भी एक जीव है, तो इसमें से दूसरे में ले जाना है, ए से बी में ले जाना है, तो आनुवंशिक अभियांत्रिकी के अंतर्गत, जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत करते हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति के जनक हैं एमओपी आयंगर, एफ.ई. फ्रिश, ई.जे. बटलर या फिर नॉर्मन बोरलाग? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नॉर्मन बोरलाग होगा, है ना, जो कि वर्ल्ड लेवल पे हुई ग्रीन रिवॉल्यूशन के क्या है? फादर हैं। जबकि यहां पर इंडियन की बात करें तो एम.एस. स्वामीनाथन क्या है? इंडियन फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन है। अगला प्रश्न है, फाइटोट्रॉन है
एक नियंत्रित वातावरण का कक्ष जिसमें ऊतक संवर्धन किया जाता है, या फिर एक पत्ती संवर्धन की प्रक्रिया है, या फिर पादप का विशिष्ट संवर्धन है, या फिर जड़ संवर्धन की प्रक्रिया है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक नियंत्रित वातावरण का कक्ष जिसमें कि टिश्यू कल्चर किया जाता हो, ऊतक संवर्धन किया जाता हो। उम्मीद करते हैं आज की क्लास सभी को समझ में आ गई होगी। ऐसे ही क्लास से जुड़ने के लिए क्या करना है, आपको चैनल से जुड़ जाना है, सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लेना है। चलते हैं अगली क्लास के लिए, मिलते हैं आपसे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।